नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में 1 घंटे के अंदर 2 बार भूकंप से कांपी धरती। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लोगों ने सुबह सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए। सिस्मोलॉजी सेंटर के अनुसार बारामूला में 2 बार भूकंप आया है, जहां पहले भूकंप की तीव्रता 4.9 रही, वहीं दूसरे भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेट्स ज़्यादा टकराती है वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज़्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती है। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन ज़्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति ज्यों-ज्यों दूर होते जाती है, इसका प्रभाव कम होते जाता है। रेलवे ट्रैक पर बैठकर पी रहे थे शराब, तभी ट्रेन आ गई। चपेट में आने से 2 लोगों की हुई मौत। रेलवे ट्रैक पर बैठकर शराब पीना 2 लोगों को महंगा पड़ गया। दोनों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाबूलाल फाटक के पास बीकानेर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई गंगानगर बेंगलोर एक्सप्रेस की चपेट में 2 युवक आ गए। ट्रेन की चपेट में आने से दोनों लोगों के छत विक्षत हो गए। सूचना पर ट्रेन को रोक दिया गया। ये दोनों युवक ट्रेन के नीचे फंस गए, जिन्हें बमुश्किल निकाला गया। फिलहाल सेवादारों की मदद से शव को पीबीएम की मोर्चरी में रखवाया गया है। मौके पर मौजूद पार्षद अनूप गहलोत ने बताया, ट्रैक के आसपास शराब के ठेके हैं और इन ठेकों के आसपास अवैध रास्ते बने हुए हैं। लोग ठेके से शराब लेकर रेलवे ट्रैक पर बैठकर शराब पीते हैं, जिसके चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं। अचानक हुए इस हादसे के बाद ट्रेन को काफ़ी देर तक रोक कर रखना पड़ा, जिसके चलते शहर का यातायात काफ़ी समय तक बाधित रहा। फिलहाल इस हादसे में मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। सदर थाना पुलिस मृतकों के शिनाख्ती का प्रयास कर रही है। 7 लोगों की मौत के बाद की तस्वीरें बयां कर रही है हादसे की भयावहता। ऑटो में फंसी थी लाशें। छतरपुर में दर्दनाक हादसा हो गया है। अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसा की भयावहता को देखने वाले बता रहे हैं कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। हालांकि 5 लोगों को बचाने की मशक्कत छतरपुर के अस्पताल में जारी है। यह सभी लोग बागेश्वर धाम के दर्शन करने निकले थे। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक सभी श्रद्धालु फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बता दें कि छतरपुर से गुजर रहे नेशनल हाईवे 39 पर यह भीषण हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार कुछ लोग बागेश्वर धाम के दर्शन करने छतरपुर पहुंचे थे। छतरपुर रेलवे स्टेशन पर ये लोग उतरे और एक ऑटो किराए पर लेकर बागेश्वर धाम यानी गढ़ा गांव की ओर निकले थे। मन में दर्शन की कामना लिए सफर कर रहे थे, पर सुबह करीब 5 बजे अचानक इनका ऑटो आगे चल रहे ट्रक के पीछे से टकरा गया। हादसा इतना भयानक था कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जो घायल थे वे भी बेसुध हो गए। जोरदार टक्कर की आवाज़ सुनकर लोग घटना स्थल पर भागे। हृदय विदारक दृश्य देखकर सभी सहम गए। कुछ लोगों की मदद से एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी गई। कुछ लोग अपनी तय मदद करने की कोशिश करने लगे। हालांकि ये अभी कहना मुश्किल है कि ऑटो चालक तेज गति से ट्रक से टकरा गया या ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायलों को अस्पताल भेजा तो सबों को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अस्पताल पहुंचे 6 घायलों में से 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 4 लोगों का अभी भी अस्पताल में उपचार चल रहा है। रोहतक में 5 साल की बच्ची से पड़ोसी ने दूसरी बार किया डिजिटल रेप। आरोपी को अंकल कहकर पुकारती थी मासूम। रोहतक सिटी थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम के साथ उसके पड़ोसी ने दूसरी बार डिजिटल रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ गंभीर मामलों में केस दर्ज किया है। आरोपी ने मासूम को मोबाइल चलाने के बहाने अपने कमरे में बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार डिजिटल रेप 2 शब्दों डिजिट और रेप से मिलाकर बना है। इंग्लिश के डिजिट का हिंदी में मतलब अंक होता है, वहीं अंग्रेजी के शब्दकोश में डिजिट अंगुली, अंगूठा, पैर का अंगूठा या उंगली को कहा जाता है। अगर कोई शख्स बच्ची या महिला की बिना सहमति के उसके निजी अंगों को, उंगलियों या अंगूठे को छेड़ता है तो यह डिजिटल रेप कहलाता है। रोहतक सिटी थाना क्षेत्र निवासी महिला का पति सुबह नौकरी पर चला गया था। महिला भी एक संस्था में काम करने के लिए चली गई थी। परिजनों के काम पर जाने के बाद पड़ोस के रहने वाले युवक ने 5 साल की मासूम को मोबाइल चलाने के बहाने अपने कमरे में बुलाया। वहां आरोपी ने बच्ची के साथ डिजिटल रेप की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची रोने लगी और कहा कि यह बात पुलिस को बताएगी। इसके बाद आरोपी बच्ची को छोड़कर कमरे से फरार हो गया। पड़ोसी ने वर्ष 2023 में दिवाली के दिन मिठाई खिलाने के नाम पर बच्ची को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ डिजिटल रेप किया था। बच्ची के रोने के बाद घटना की जानकारी परिजन पुलिस को देते इससे पहले ही मोहल्ले के लोगों ने माफी मंगवाकर मामला को रफा दफा कर दिया था। मोबाइल और इंटरनेट इस समय लोगों की दुनिया बन गई है। कुछ लोग पोर्न आदि देखते हैं और उनको इसकी लत लग जाती है। मोबाइल में जो देखते हैं उसे असली जीवन में करना चाहते हैं। इसके लिए छोटे बच्चे उनके लिए सॉफ्ट टारगेट होते हैं। इस तरह के लोग मानसिक रोगी भी हो जाते हैं। उन्हें दवा के साथ साथ शारीरिक व्यायाम आदि करना चाहिए और दूसरे कामों में ध्यान बटाना चाहिए। छुट्टी पर घर आए अग्निवीर ने 50 लाख की ज्वेलरी लूटी।
अब गिरफ्तार। छुट्टी पर घर आए एक अग्निवीर को ज्वेलरी शॉप में लूट के लिए गिरफ्तार किया गया है। यह घटना भोपाल की है। पुलिस का कहना है कि भारतीय सेना के अग्निवीर और 6 अन्य लोगों को भोपाल में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कथित तौर पर एक आभूषण की दुकान में घुसकर दुकान के कर्मचारी को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर 50 लाख रुपए से अधिक के आभूषण और नकदी लूट ली थी। इस घटना को लेकर भोपाल पुलिस ने कहा है कि आरोपी मोहित सिंह बघेल अग्निवीर पंजाब के पठानकोट में तैनात था और छुट्टी पर था। वह अपने साले से मिलने भोपाल आया था। पुलिस के अनुसार बघेल ने अपने साले के घर का कर्ज चुकाने और फिर बचे हुए पैसों से मौज मस्ती करने के इरादे से डकैती की योजना बनाई थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्रा ने कहा कि बघेल और उसके दोस्त आकाश राय ने 13 अगस्त को आभूषण की दुकान में डकैती की है। घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। हेलमेट पहने हुए बघेल और राय दुकान के कर्मचारी को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बघेल ने उस पर पिस्तौल तान दी और उससे आभूषण और नकदी देने की मांग की। मिश्रा के अनुसार इसके बाद बघेल और आकाश राय आभूषण और नकदी लेकर भाग गए और पुलिस ने अपराध स्थल से 220 किलोमीटर के दायरे में लगे लगभग 400 सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया। पुलिस ने सत्यापन करने के लिए भारतीय सेना से बघेल की जानकारी मांगी है। बघेल और राय के अलावा डकैती के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की पहचान विकास राय, मोनिका राय, अमित राय, गायत्री राय और अभय मिश्रा के रूप में की गई है। लेटरल एंट्री पर एनडीए बटा, जेडीयू चिराग खुलकर विरोध में, टीडीपी का समर्थन। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के 45 सरकारी पदों को लेटरल एंट्री के जरिए भरने के फैसले पर सोमवार को एनडीए में भारी मतभेद उभर आए। जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी ने इस कदम का विरोध किया, जबकि तेलुगु देशम पार्टी के समर्थन करते हुए कहा कि नौकरशाही में लेटरल एंट्री से आम लोगों को बेहतर सेवा मिल सकेगी। भाजपा यह कहकर इसका बचाव कर रही है कि इस नीति को कांग्रेस ने 2005 में तैयार किया था, लेकिन भाजपा इस सवाल का जवाब नहीं दे रही है कि कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया और मोदी सरकार ने इसे 2018 में लागू कर रखा है। 57 अधिकारी लेटरल एंट्री के जरिए रखे भी जा चुके हैं, जिनसे आरक्षण का हक और आईएएस का हक मारा गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि हम एक ऐसी पार्टी है जो शुरू से ही सरकारों से कोटा भरने के लिए कहती रही हैं। हम राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं। सब लोग सदियों से सामाजिक रूप से वंचित रहे हैं, तो आप योग्यता की तलाश क्यों कर रहे हैं? सरकार का यह आदेश हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। एलजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी शनिवार को प्रकाशित यूपीएससी विज्ञापन को लेकर नाखुशी जाहिर की। चिराग ने कहा, किसी भी सरकारी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण मौजूद नहीं है और अगर इसे सरकारी पदों पर भी लागू नहीं किया गया तो गलत होगा। यह जानकारी रविवार को मेरे सामने आई और यह मेरे लिए चिंता का विषय है। आंध्र प्रदेश के मंत्री और टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने बताया, इनमें से कई विभागों को विशेषज्ञता की आवश्यकता है और हमें खुशी है कि इसे लेटरल एंट्री द्वारा लाया जा रहा है। हम हमेशा विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के पक्ष में रहे हैं। सरकार को निजी क्षेत्र से सीखना चाहिए। हम केंद्र सरकार के इस कदम का समर्थन करते हैं क्योंकि इससे शासन की गुणवत्ता और आम नागरिक तक सेवाओं की डिलीवरी में वृद्धि होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला पलटा। रिहा किए गए दुष्कर्म के आरोपी की दोष सिद्धि बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में रिहा किए गए आरोपी की दोष सिद्धि को बरकरार रखने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मामले पर सुनवाई की। दरअसल इस मामले में 18 अक्टूबर 2023 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। हाई कोर्ट ने पोक्सो कानून के तहत दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में 25 वर्षीय आरोपी को रिहा करते हुए लड़कियों के यौन व्यवहार पर कई टिप्पणियां की थी। जस्टिस चितरंजन दास और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने दुष्कर्म के दोषी युवक को रिहा करते हुए अपने फैसले में कहा था कि प्रत्येक किशोरी और लड़की का यह कर्तव्य है कि वह अपने शरीर की अखंडता की रक्षा करे और अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा भी करे। लड़कियां अपने यौन इच्छाओं को नियंत्रण में रखें। ब्लिंकन बोले, सकारात्मक रही नेतन्याहू के साथ बैठक। इजरायल ने स्वीकार किया संघर्ष विराम का प्रस्ताव। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इजरायल ने गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। उन्होंने हमास से भी इसे स्वीकार करने का आह्वान किया। ब्लिंकन ने कहा, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ चली 2.5 घंटे की बैठक काफी सकारात्मक रही। उन्होंने प्रस्ताव के आधार पर दोनों पक्षों से समझौते पर पहुंचने का आग्रह किया। हालांकि ब्लिंकन ने ब्रिजिंग प्रस्ताव को लेकर नेतन्याहू के रुख को स्पष्ट नहीं किया है। इसमें इजरायल की ओर से गाजा के भीतर 2 रणनीतिक गलियारों पर नियंत्रण की मांग की गई है। हमास के अनुसार दोनों पक्षों के बीच अन्य पेचीदा मुद्दों के बीच यह मसला गंभीर बना हुआ है। इसके चलते कई शांति वार्ताएं बाधित हो चुकी है। ब्लिंकन ने मीडिया से कहा, अब हमें हमास की ओर से प्रस्ताव की स्वीकृति का इंतजार है। ब्लिंकन ने पहले कहा था कि अब गाजा संघर्ष को समाप्त करने का समय आ गया है। इस प्रस्ताव के आधार पर हुए समझौतों से हमास की ओर से बंधक बनाए गए लोगों को वापस लाया जाएगा। इससे गाजा में बीते 10 महीने से अधिक समय में से चल रहे विनाशकारी युद्ध से फिलिस्तीनियों को राहत मिलेगी।
इजराइल व हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी अगुवाई में महीनों से वार्ता चल रही है, लेकिन दोनों पक्ष अपनी मांगों पर अड़े हैं। इजराइल का कहना है कि युद्ध का अंत सिर्फ हमास के खात्मे के साथ ही हो सकता है। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि वह सिर्फ अस्थायी युद्ध विराम ही स्वीकार करेगा। लैटरल एंट्री पर झूठा कौन? कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। भाजपा ने 2018 से भर्ती शुरू की। संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्र सरकार के भीतर विभिन्न वरिष्ठ पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए प्रतिभाशाली नागरिकों की तलाश के लिए एक विज्ञापन पिछले शनिवार को जारी किया है। इनके जरिए 24 मंत्रालयों में 45 पदों को भरा जाना है, जिनमें वरिष्ठ स्तर के अधिकारी भर्ती होंगे, जिसमें संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव शामिल हैं। देश में इस समय मोदी सरकार द्वारा भर्ती किए गए 56 अधिकारी लैटरल एंट्री के जरिए आए हैं और वे सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय को तैयार करते हैं, लागू करते हैं। लैटरल एंट्री की अवधारणा नई नहीं है। यह विचार पहली बार 2000 के दशक के मध्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार के दौरान प्रस्तावित किया गया था। 2005 में वीरप्पा मोइली को दूसरे केंद्रीय सुधार आयोग की स्थापना का काम सौंपा गया था। उन्होंने इसकी सिफारिश की थी, लेकिन इसे यूपीए सरकार ने कभी लागू ही नहीं होने दिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इस प्रणाली के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि यूपीएससी के जरिए भर्ती का एक स्टैंडर्ड कायम रहता है और सभी भर्तियां यूपीएससी ही करे। मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्हें इसे लागू करने का भूत सवार हुआ। उन्होंने 2018 में इसके जरिए अधिकारियों की भर्ती भी कर दी। यूपीएससी के वर्तमान विज्ञापन में 3 स्तरों पर पद शामिल हैं: संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव। इन पदों पर अक्सर विभागों के भीतर विशिष्ट विंग के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और प्रमुख पॉलिसी मेकिंग वाले अधिकारी होते हैं। अब सिविल सेवा पास करना इन पदों के लिए जरूरी नहीं रह गया है। अगर आपका जुगाड़ है या भाजपा आरएसएस से जुड़े हैं तो आपकी एंट्री सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण पद पर हो सकती है। बंगाल में ममता के खिलाफ बढ़ते आक्रोश से इंडिया गठबंधन बेचैन। कोलकाता के अस्पताल में रेप और हत्या की घटना पर शुरुआत में ममता बनर्जी सरकार का समर्थन करने के बाद अब इंडिया गठबंधन की पार्टियों में तृणमूल कांग्रेस के इस मुद्दे पर निपटने के तरीके पर बेचैनी दिख रही है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद गठबंधन के भीतर यह पहला गंभीर मामला है। हाल ही में संसद सत्र के दौरान इंडिया गुट ने एकजुटता का प्रदर्शन किया था, लेकिन कोलकाता की घटना ने हालात बदल दिए हैं। दूसरी तरफ भाजपा ममता के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने जिन नेताओं से बात की वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि बीजेपी इस मुद्दे का फायदा उठाएगी, लेकिन उन्होंने घटना से निपटने के सरकार के तरीकों पर सवाल उठाए। नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार जिस तरह ममता की आलोचना करने वालों पर करने वालों पर कार्रवाई कर रही है वो गलत है। खासतौर पर अपने ही राज्यसभा सांसद सिकिंदू शेखर रे के खिलाफ कार्रवाई की कोई जरूरत ही नहीं थी। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कोलकाता की घटना पर कहा था कि पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय आरोपियों के बचाने की कोशिश। राहुल ने अस्पताल और स्थानीय प्रशासन के बारे में गंभीर सवाल उठाए थे। राहुल के इस ट्वीट पर टीएमसी ने जबरदस्त हमला बोला। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि उन्हें राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद टीएमसी द्वारा उन पर बार बार किए जाने वाले हमलों की उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी की राज्य इकाई ने राहुल से और अधिक आक्रामक रुख की मांग की थी, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस का मानना है कि ममता सरकार ने कई स्तरों पर स्पष्ट रूप से गड़बड़ की है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के दबाव के बावजूद राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी काफी सामान्य रखी थी। लेकिन टीएमसी नेताओं ने राहुल पर भी हमला कर दिया। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन ममता सरकार ने जिस तरह बाद की घटनाओं में रुख दिखाया उस पर इंडिया गठबंधन के नेता चिंतित हैं। डॉक्टरों के प्रदर्शन पर हमला और मेडिकल कॉलेज में घुसकर तोड़फोड़, ममता के आलोचकों पर एफआईआर आदि को इंडिया गठबंधन के नेता सही नहीं मान रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।